चलिए आज आपको ले चलते हैं 3000 साल पुराने भारत के एक बिल्कुल अलग और अनोखे सफर पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत में विशाल साम्राज्यों की नींव रखी गई, कैसे अश्वमेध जैसे महायज्ञों ने राजाओं की किस्मत तय की और कैसे दुनिया के सबसे खूंखार राजा सिकंदर की सेना भारतीय सीमाओं पर आकर कांप उठी थी। हम आपको प्राचीन भारत के उस रहस्यमय हिस्से में भी ले चलेंगे जहां राजशाही नहीं बल्कि एक ऐसा लोकतंत्र चल रहा था जिसके सिद्धांतों की तारीफ खुद भगवान बुद्ध ने की थी। करीब 3000 साल पहले का समय। यह वह दौर था जब कुछ लोग मतदान से नहीं बल्कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी। सत्ता और शक्ति पाने का सबसे बड़ा तरीका था अश्वमेध यज्ञ। इस अनुष्ठान में एक घोड़े को राजा के सैनिकों की देखरेख में स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। यह घोड़ा जहां से गुजरता वह जमीन उस राजा की हो जाती। अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोका तो उसे यज्ञ करने वाले राजा से भयंकर युद्ध करना पड़ता था, और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका सीधा मतलब था कि उन्होंने उस शक्तिशाली राजा की गुलामी स्वीकार कर ली है। यज्ञ के अवसर पर राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सबसे करीबी सहचर होता था, जो यज्ञ के दौरान राजाओं की विजयों और गुणों का गान करता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते थे, जबकि वैश्य जैसे सामान्य लोग उनके लिए उपहार लाते थे। अश्वमेध यज्ञ पूरे 1 साल चलता था और इसके अंत में उस घोड़े की बलि दी जाती थी जो राजा के चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रतीक था। महायज्ञों को करने वाले ये राजा अब सिर्फ लोगों के राजा न रहकर जनपदों के राजा बन गए। जनपद यानी वह जगह जहां लोग बसते थे। पुरातत्वविदों ने खुदाई में दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा जैसी जनपदों की बस्तियां खोजी है। लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशी पालते थे और चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना जैसी फसलें उगाते थे। इन जनपदों में खास तरह के सुंदर और चिकने बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र यानी पेंटेड ग्रेवियर के नाम से जाना जाता है, जिन पर ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थी। समय बीतता गया और करीब 2500 साल पहले इनमें से कुछ जनपद बहुत अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो गई। अब इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों जैसे अंगुत्तर निकाय के अनुसार पूरे भारतवर्ष में ऐसे 16 प्रमुख महाजनपद थे, जिनमें काशी, कौशल, अवंती और गांधार जैसे नाम शामिल थे। अधिकतर महाजनपदों की अपनी एक राजधानी होती थी और इन राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी, यानी इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की विशाल और ऊंची दीवारें खड़ी की जाती थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास कौसम्बी में मिली ईंट की दीवार के अवशेष इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसका निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। लेकिन राजा इतने विशाल किले क्यों बनवाते थे? इसके कई कारण थे। पहला, अन्य राजाओं के आक्रमण से अपनी सुरक्षा करना। दूसरा, अपनी समृद्धि, दौलत और शक्ति का खौफनाक प्रदर्शन करना। और तीसरा, किले के अंदर रहने वाले लोगों पर आसानी से नियंत्रण रखना। सोचिए, इन विशाल दीवारों को बनाने के लिए लाखों ईंट और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था, जिसमें हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने अथक परिश्रम किया होगा। अब जब महाजनपदों के पास विशाल किले थे तो उनकी रक्षा के लिए राजाओं ने विशाल सेना रखना भी शुरू कर दिया। सिपाहियों को पूरे साल नियमित वेतन दिया जाता था, जिसका भुगतान 8 सिक्कों, पंच मार्क कॉइन्स के रूप में होता था। लेकिन इतनी बड़ी सेना और किलों का खर्च कहाँ से आता? यहीं से जन्म हुआ नियमित कर व्यवस्था का, यानी टैक्स सिस्टम का। अब राजाओं ने केवल उपहारों पर निर्भर रहना छोड़ दिया। किसानों की फसलों पर कर लगाया गया। किसानों से उनकी उपज का 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था, इसे भाग कहा गया। वहीं कारीगरों को राजा के लिए महीने में 1 दिन मुफ्त काम करना पड़ता था और पशुपालकों को जानवरों के रूप में कर देना होता था। व्यापारियों के सामान पर टैक्स लगाया गया और जंगल में रहने वाले आखिटकों को जंगल की जड़ी बूटियां और लकड़ियां राजा को देनी पड़ती थी। यह वह समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में एक कृषि क्रांति आई। खेतों में लकड़ी के हल की जगह अब लोहे के फाल का इस्तेमाल होने लगा। इससे कठोर जमीन को आसानी से जोता जाने लगा। दूसरा बड़ा बदलाव था धान के बीजों को छिड़कने के बजाय धान की पौध तैयार करके उसका रोपण शुरू करना। इन 2 बदलावों ने पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया और साम्राज्य के खजाने भर दिए। कृषि और लोहे की इस क्रांति का सबसे बड़ा फायदा उठाया एक राज्य ने, जो अगले 200 सालों में प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, यानी मगध। मगध की भौगोलिक स्थिति ही उसे अजय बनाती थी। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, जिससे यातायात और जल वितरण आसान था और जमीन बेहद उपजाऊ थी। मगध के जंगलों में खूंखार हाथी पाए जाते थे। राजाओं ने इन हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया और अपनी सेना का हिस्सा बना लिया। इसके अलावा मगध क्षेत्र में लोह अयस्क की खदानें थी, जिससे बेहद मजबूत औजार और घातक हथियार बनाए जाते थे। मगध पर बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर शासकों ने राज किया, जो दूसरे जनपदों को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। बाद में महापद्मानंद ने इसके साम्राज्य को उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया। मगध की पहली राजधानी थी बिहार का राजगृह, जिसे आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में पाटलिपुत्र यानी आज के पटना ले जाया गया। मगध का खौफ इतना ज्यादा था कि दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं को भी डराने के लिए काफी था। 2300 साल पहले जब मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय का सपना लिए मिस्र और पश्चिम एशिया को रौंदता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, तो उसकी अजय सेना ने आगे बढ़ने से साफ इंकार कर दिया।
सिकंदर के सिपाही बुरी तरह डर गई थी। उन्होंने सुन रखा था कि भारत के शासकों के पास पैदल सैनिकों, रथों और हाथियों की एक विशाल सेना है, जिसे टकराना मौत को दावत देने जैसा है। अंततः सिकंदर को भारत की धरती से वापस लौटना पड़ा। इतिहास में एक तरफ मगध जैसे खूंखार राजशाही साम्राज्य थे जो खून खराबे से अपनी सत्ता बढ़ा रहे थे, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि मगध के ठीक नज़दीक एक ऐसा राज्य भी था जहाँ कोई एक राजा नहीं था। जी हाँ, यह था बज्जी राज्य, जिसकी राजधानी थी वैशाली। बज्जी में एक बिल्कुल अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहा जाता था। इस व्यवस्था में कोई एक राजा नहीं बल्कि कई शासक होते थे और प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये प्राचीन भारत का एक प्रकार का लोकतंत्र या गणराज्य था। जब भी राज्य पर कोई संकट आता या नीतियां बनानी होती तो ये सभी शासक सभाओं में एक साथ बैठते थे। यहाँ तलवार से नहीं बल्कि बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए फैसले लिए जाते थे। हालांकि इसमें स्त्रियां, दास और कमक्कार हिस्सा नहीं ले सकते थे। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय जो 2300 साल पहले लिखा गया, उसमें बज्जी संघ की महानता का वर्णन मिलता है। जब मगध के शासक अजातशत्रु ने बज्जी पर हमला करना चाहा तो उसने अपने मंत्री पसक्कार को भगवान बुद्ध के पास सलाह लेने भेजा। तब बुद्ध ने जो कहा वह आज के लोकतंत्र के लिए भी एक सबक है। भगवान बुद्ध ने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे और महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। इस संघ की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कई शक्तिशाली राजाओं के आक्रमणों के बावजूद ये व्यवस्था लगभग 1500 साल पहले तक चलती रही, जब तक कि गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। तो दोस्तों, ये था 3000 साल पुराने भारत का वह शानदार युग, जहाँ एक तरफ मगध अपनी शक्ति और हाथियों के दम पर साम्राज्यों के पन्ने लिख रहा था, तो दूसरी तरफ बज्जी संघ दुनिया को लोकतंत्र, बहस और शांति का पाठ पढ़ा रहा था। इतिहास के पन्नों से निकली ये गाथा आपको कैसी लगी? आप मगध के राजशाही शासन में रहना पसंद करते या बज्जी के गणराज्य में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इतिहास के ऐसे शानदार रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। जय हिंद।